हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर को हम आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत कम टाइम में लेकिन बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज की डेफिनेशन से, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए काम की है वो रिसोर्स कहलाती है। एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट एंड कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, वो क्या कहलाती है? रिसोर्सेज। जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन ये तो हमने 8th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम 10th में आ गए हैं तो भाई कुछ उसमें एक्स्ट्रा आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर हम कुछ और कंडीशंस ऐड कर देते हैं कि नीड्स फुलफिल करने के साथ साथ और क्या होना चाहिए? वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यदि हमारे लिए यूजफुल है और इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है तो हम उस चीज को कहेंगे कि वो एक रिसोर्स है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, कोई भी चीज अपने आप रिसोर्स नहीं बनती है, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम उसको कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज के बीच में एक रिलेशनशिप होता है? नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों के बीच में एक जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है या इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम और अच्छे से समझते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिससे हम किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, लेकिन यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि रिसोर्स किस बेसिस पर बन रहे हैं, कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल हैं कि नहीं है। और उनमें चेंजेस भी आएंगे, जब हमारी एक्टिविटीज में चेंज आएंगे तो यहां से हम रिसोर्सेज की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज में चेंज आएगा तो रिसोर्सेज में भी डेफिनेटली चेंज आएगा। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज क्या हैं? फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। और वैसे देखा जाए तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी तो एक रिसोर्स हैं, है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ठीक, अब ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यही प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब ये रिसोर्सेस कई सारे टाइप के होते हैं, इनका हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। हालांकि हमें ये पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, बट हो सकता है कि किसी दूसरे बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड वहाँ से इनको नहीं हटाया गया हो, तो हम इनको शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं ओरिजिन के बेसिस पर। बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जिनमें लाइफ होती है, एंड एबायोटिक रिसोर्सेज यानी जिनमें लाइफ नहीं होती है। बायोटिक रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये हो जाते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। एंड एबायोटिक रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, स्टोन्स, रॉक्स, है ना, ये एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो कुछ समय बाद रिप्लेनिश हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको रिप्लेनिश होने में बहुत लंबा समय लगता है, इतना लंबा समय लगता है कि हम उनको कह देते हैं कि वो नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कि फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं होंगे, होंगे, लेकिन दोबारा से फॉसल फ्यूल्स बनने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल। लेकिन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये ऐसे हैं जो रिन्यू होते रहते हैं, इसीलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज चार टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि जो मेरे अकेले के हैं वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाएंगे।
कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी कि जो पूरी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि पब्लिक पार्क, ठीक है, या पिकनिक स्पॉट्स। नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली देखा जाए तो सारी चीजें जो एक कंट्री की टेरिटरी के अंदर आ रही हैं वो सभी नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं, क्योंकि उस पर कंट्री का राइट होता है। यानी कि आप में हमारे घर का सामान, हमारा घर, जो कुछ भी हमें आसपास नजर आ रहा है विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इन नेशनल बाउंड्रीज के अलावा हम जानते हैं ओशंस हैं, जहां पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे एरियाज जो किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहां से स्टार्ट होंगे? तो हम देखते हैं कि हमारी किसी भी कंट्री की जो कोस्ट लाइन होती है उससे लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जो ओशन है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है, जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करती हैं। और यदि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाहें तो किसी कंट्री को उन एरियाज से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन दे सकती हैं। ठीक, देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये रिसोर्सेज फिर से 4 टाइप के होते हैं: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स, है ना। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि अभी इनमें पोटेंशियल है, इनको हम और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। जो रिसोर्सेज हम और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं वो पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं, है ना। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर एरिया बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, वो क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात। यहां पर इस एनर्जी के बहुत अच्छे हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हम उसको पूरे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फिर आते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें मालूम है और उनको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं, लाइक आयरन एंड कोल। स्टॉक क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो हमारे लिए रिसोर्स का काम कर सकती हैं लेकिन उनको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वो स्टॉक कहलाते हैं। एंड रिजर्व्स क्या होते हैं? ये स्टॉक का ही एक सबसेट है। यहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है लेकिन हम इसको सेव कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। जैसे कि वाटर इन डैम्स, हम पानी सेव करते हैं बरसात के मौसम में कि हम इसको फ्यूचर में यूज करेंगे, है ना। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? रिजर्व्स। अब ये रिसोर्सेज तो हमने समझ लिया कि क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज को हमने इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जिसके कारण हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, है ना। इनडिस्क्रिमिनेट यूज क्यों किया? क्योंकि लोगों को लगा कि ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, हमको नेचर से फ्री में मिल रहा है, तो जैसे चाहे यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसलिए कहते हैं कोई चीज फ्री नहीं होनी चाहिए भाई। और हमें यह भी नहीं समझना चाहिए कि ये सारे रिसोर्सेज हमें फ्री में मिल रहे हैं। हर चीज की एक कॉस्ट होती है। यदि हम इन रिसोर्सेज को ये सोच के यूज कर रहे हैं कि ये फ्री हैं, तो डेफिनेटली हमने कुछ कॉस्ट तो चुकाई है। क्या कॉस्ट चुकाई है? हम कुछ मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये वो मेजर प्रॉब्लम्स जो है ना, ये वो कॉस्ट है जो हमने चुकाई ये समझ के कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। अब क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? सबसे पहला, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोगों के लालच को फुलफिल करने के लिए क्या हो रहा है? रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, है ना। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, ये पहली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं, डिप्लीशन हो रहा है इनका। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अब इससे क्या नुकसान है भाई? एक ओवरऑल देखा जाए तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी के पास तो एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। मतलब सोसाइटी डिवाइड हो गई हैव्स एंड हैव नॉट्स में, है ना, यानी कि रिच एंड पुअर में। तो ये एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि जब सोसाइटी डिवाइड हो गई है रिच और पुअर में, तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करने लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस
accumulation of resources in few hands। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम हम क्या फेस कर रहे हैं? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है? चूंकि हमने रिसोर्सेस का इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया, उसके कारण हम ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन फेस कर रहे हैं, इसके अलावा हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन फेस कर रहे हैं एंड लैंड डिग्रेडेशन फेस कर रहे हैं। हम ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को ही कंबाइनली हमने क्या कहा? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। क्योंकि इकोलॉजी का मतलब क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है और हाइड्रोस्फीयर है, इन तीनों के बीच में जो बैलेंस है वो इकोलॉजी कहलाती है। और इस इकोलॉजी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें बैलेंस बिगड़ रहा है तो मतलब क्राइसिस है। ठीक है, और उसका नतीजा क्या देख रहे हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो भैया जब हम ये देख रहे हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो हमें रिसोर्सेस का ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? इन प्रॉब्लम्स को देखकर हमें कुछ और चीजें समझ में आती हैं। क्या समझ में आ रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी अर्थ सर्वाइव करे तो क्या चाहिए? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस चाहिए। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। किस तरीके की चाहिए क्वालिटी? हमें सस्टेन कर सकें जिसमें हम, है ना। तो सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एंड ग्लोबल पीस के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। ठीक है, तो रिसोर्सेस की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमें इसे यूज करना है। ठीक है, अब इस रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमें पहले ये डिफाइन करना होगा कि किस तरीके से प्लानिंग करनी, तो किस चीज के लिए प्लानिंग करनी है। तो हमने पहले ये डिफाइन किया कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम इस तरीके से डेवलप हों कि उससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसको जो मिलना चाहिए वो उसको मिल जाए। मतलब दो एस्पेक्ट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, एक एनवायरनमेंट है और एक फ्यूचर जनरेशन है ना। तो क्या होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ठीक है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करनी है। हम प्लानिंग के बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन जरा ये देखें कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए हमारे वर्ल्ड लीडर्स ने क्या किया। क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि भाई डेवलपमेंट जिस तरीके से चल रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए क्या किया? 1992 में रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट, या जिसे हम फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट भी कहते हैं, ये ऑर्गेनाइज किया गया जून 1992 में। अब इस अर्थ समिट में क्या हुआ? देखो इसके अलग अलग नाम हैं। इसको हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? अभी इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं। एक समझ में आ गया कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है, लेकिन यहां पर डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म हम यूज नहीं कर रहे हैं। इसकी जगह हम क्या देखते हैं कि ये जो इवेंट हुआ इसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज के हेड्स ने पार्टिसिपेट किया, है ना, हेड्स ऑफ स्टेट्स, है ना, यानी कंट्री का जो हेड है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस समिट में इन्होंने किस चीज पर फोकस किया? जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी, एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दो चीजों पर इनका फोकस था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं इन दोनों चीजों को अचीव करना है और इसीलिए इन्होंने ये माना कि भाई जिस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सही नहीं है और इसीलिए उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इससे इन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ,
एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है और इसको प्रोटेक्ट करना है, यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। और इसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे? दो चीजें करी, एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंडोर्स किए और दूसरा एजेंडा 21 अडॉप्ट किया। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल नाम से ही समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ इन्होंने लॉ बनाए जो सभी को फॉलो करने हैं, इसीलिए ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स कहा अपन ने उनको, ठीक है। लेकिन एजेंडा 21 क्या है, अब जरा इस पर फोकस करते हैं। ये वो चीज है जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है। तो एजेंडा 21 यानी 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए जो प्लान तैयार किया गया उसको हमने कहा एजेंडा 21। और ये कहां तैयार हुआ? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट या फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ठीक है। यहां पर ये एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया। अब इस एजेंडा 21 का एम तो समझ में आ गया। एम क्या है एजेंडा 21 का? टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, ये इसका एम है। लेकिन कैसे अचीव करेंगे ये देखो आप भाई। ये कह रहे हैं कि हमें लड़ाई करनी है। किन चीजों से लड़ाई करनी है? एनवायरमेंटल डैमेज से, पॉवर्टी से एंड डिसीज से। इन तीन चीजों से लड़ाई करनी है। देखो भाई, तो हो गया एनवायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक, ये तीनों चीजें हो गई इसमें कवर, है ना। तो इन तीन चीजों से लड़ाई करनी है, एनवायरमेंटल डैमेज से, पॉवर्टी से एंड डिसीज से। लेकिन कैसे करेंगे लड़ाई? कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। किन चीजों पर कोऑपरेट करना है? कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन चीजों पर हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाएंगे। ये एजेंडा 21 का एम था। और कैसे अचीव करना है ये एम? लड़ाई करके। किन चीजों से लड़ाई करके? पॉवर्टी, डिसीज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इनसे लड़ना है। कैसे लड़ना है? एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके। किन चीजों पर कोऑपरेट करना है? कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन सब पर कोऑपरेट करके हमें लड़ना है पॉवर्टी से, डिसीजेस से एंड एनवायरमेंटल डैमेज से, ठीक। तो ये एजेंडा 21 हमारा एक प्लान है कि कैसे हम 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करनी पड़ेगी? रिसोर्स प्लानिंग। भाई प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग मतलब किसी भी चीज का जुडिशियस यूज करने की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको हम प्लानिंग कहते हैं। अब उसके साथ रिसोर्स वर्ड लगा दो, है ना। तो स्ट्रैटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। अब ये रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है फॉर इंडिया, है ना। हम सबकी बात नहीं करेंगे अभी, हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के लिए रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो हम देखते हैं भाई, इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, एनॉर्मस डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में। अब चूंकि इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ यही चीज नहीं है, ये रिसोर्सेज तो हैं बहुत सारे, लेकिन वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कैसे? कुछ रीजन ऐसे हैं जो रिच हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिसोर्सेज में, लेकिन वहां पर कुछ दूसरे टाइप के रिसोर्सेज नहीं मिलते, यानी कि डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, मतलब वहां पर सब कुछ अवेलेबल है, उनको कहीं और से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पर एक्यूट शॉर्टेज है कुछ वाइटल रिसोर्सेज की, जिनके बिना जिंदा रहना आसान नहीं है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं एंड कोल डिपॉजिट्स हैं, लेकिन ये बैकवर्ड स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है फिर भी डेवलप्ड नहीं है, ठीक। यानी कि हमने यहां पर एक स्टेटमेंट जो देखा था कि दे आर रिच इन सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन सम अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए जो और दूसरे रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ या और भी दूसरी चीजें, उन चीजों की यहां पर शॉर्टेज है, इसलिए ये बैकवर्ड स्टेट्स हैं इतने सारे मिनरल्स होने के बावजूद भी। दूसरा क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं किस चीज के? वाटर के।
बहुत सारी नदियां हैं, तो वाटर के रिसोर्सेज हैं, बट इट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। वैसे ही राजस्थान का एग्जाम्पल लें, यहां पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, लेकिन पानी नहीं है, तो इट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है लद्दाख का। लद्दाख जो है, यहाँ का कल्चर ही यहाँ की हेरिटेज है ना, रिच कल्चरल हेरिटेज है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और कुछ वाइटल रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत होती है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए ये डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। पहला, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरा, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर एक पर्टिकुलर टाइप का रिसोर्स मिलता है, लेकिन कुछ दूसरे टाइप के रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत है वो नहीं मिलते। तीसरा, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहां पर वाइटल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और फिर हम ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो फिर ये रिसोर्स प्लानिंग होती कैसे है, खास तौर से इंडिया में। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे होती है, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, है ना। तो आइडेंटिफाई करना है रिसोर्स को कि कौन सी चीज है जो रिसोर्स का काम करेगी, और फिर इन्वेंट करना है उसको कि भाई वो कहां मिलेगा। तो इसके भी देखो सब स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सर्वेइंग। सर्वे किया जाएगा, बिना सर्वे के आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज रिसोर्स का काम करेगी और कहां मिलेगी। दूसरा स्टेप क्या आ जाता है, मैपिंग। मैपिंग में हम ये बताते हैं कि भैया ये जो चीज जो हमारे लिए जो रिसोर्स का काम करेगी ये हमें कहां पर मिल रही है, तो मैपिंग हो गई। फिर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन कि कितनी क्वांटिटी में और किस क्वालिटी का अवेलेबल है। और फिर मेजरमेंट, ये मेजर करते रहते हैं कि भैया कितना है और कितना और बचा है, कि कितना हमने यूज कर लिया है, ये मेजरमेंट इसमें आते रहते हैं, है ना। तो ये पहला स्टेप होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। दूसरा क्या होगा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब एक प्लानिंग, जब ये पता चल गया कि कौन सा चीज है जो रिसोर्स का काम करेगी और कहां पर मिलेगी, उसके बाद हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। लेकिन उस प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिसोर्स जो कहीं पर मिल रहा है उसको यूज करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्स चाहिए और इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए। इनके बिना आप किसी भी रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए फिर, दूसरा प्लानिंग स्ट्रक्चर। ठीक, तीसरा आ जाते हैं मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ऐसा ना हो कि रिसोर्स के डेवलपमेंट का सोचते रह गए और नेशनल डेवलपमेंट का सोच ही नहीं रहे, देश को नुकसान हो रहा है। तो रिसोर्स डेवलपमेंट को मैच करके चलना है नेशनल डेवलपमेंट के साथ। यदि किसी रिसोर्स को यूज करने से या उसको डेवलप करने से देश का नुकसान हो रहा है, तो हमें उस रिसोर्स को डेवलप नहीं करना है, मतलब उस चीज को हमें रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक, तो ये इस तरीके से इंडिया में प्लानिंग होती है। लेकिन मैंने अभी बताया भाई कि सिर्फ किसी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी काफी नहीं है। अवेलेबल तो है, लेकिन उससे रीजन डेवलप हो जाएगा ये जरूरी नहीं। अभी हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लिया, उड़ीसा का एग्जाम्पल लिया कि यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेट्स जो हैं ये डेवलप्ड नहीं है। तो मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नॉट इनफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अब इसकी अवेलेबिलिटी के साथ साथ क्या चाहिए हमको, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के साथ हमको चाहिए कि हमें करस्पॉन्डिंग चेंजेस मिले टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूशंस में और स्किल्स में। और इसके अलावा हमारा जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है वो भी हमें ये बताता है कि भाई सिर्फ अवेलेबिलिटी काफ़ी नहीं है। तो हमें करस्पॉन्डिंग चेंजेस किस किस चीज़ में चाहिए, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और स्किल्स में, है ना। तब जाके हम उन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर पाएंगे और अपने रीजन को डेवलप कर पाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉलोनाइजेशन। क्योंकि जो भी कंट्रीज कॉलोनीज बना रही थी वो क्यों बना रहे थे, क्योंकि उन कॉलोनीज में जो रिसोर्सेज हैं
दोज रिसोर्सेज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर दोज कॉलोनाइजर्स, लेकिन वो कॉलोनाइजर्स भी उन रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे थे। क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी थी। यदि उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो इन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते। ठीक, क्लियर है ये? तो हमारा जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है कॉलोनाइजेशन का, उसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज काफी नहीं है, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? उसके साथ साथ हमें चाहिए अप्रोप्रिएट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक, अब यहां से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। इन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है। ठीक है, तो कंजर्वेशन क्यों करना है? पहला क्वेश्चन यही आता है कि कंजर्वेशन क्यों करना है भाई? क्योंकि हमने इन रिसोर्सेज का इरेशनल यूज किया और इनको ओवर यूटिलाइज किया, इसीलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन यदि आता है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज, तो हमें बताना पड़ेगा वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज बिकॉज वी हैव यूज्ड दीज रिसोर्सेज इन irrational ways and over utilize these resources। अब इस रिसोर्सेज को कंजर्व करने का तरीका क्या है? ये हमारे लीडर्स ने हमें समझाया, जैसे कि महात्मा गांधी। तो भाई महात्मा गांधी ने क्या बताया, कैसे हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करें? पहले तो इन्होंने ये बताया कि रिसोर्सेज के डिप्लीशन का कारण क्या है। देखो, रिसोर्सेज के डिप्लीशन से बहुत समस्या होती है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो इन रिसोर्सेज से क्या, इन रिसोर्सेज के डिप्लीशन का कारण क्या है, ये महात्मा गांधी ने बताया। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट इनफ फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये जो स्टेटमेंट है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति का लालच फुलफिल करने के लिए, एक भी व्यक्ति का लालच फुलफिल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, है ना। तो महात्मा गांधी ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इन्होंने ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दो चीजों को मेन रीजन बताया। किस चीज का? रिसोर्स डिप्लीशन का। ठीक है, अब ये जो रिसोर्सेस का डिप्लीशन हो रहा है, इसको कंजर्व कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि भाई मास प्रोडक्शन बंद करो और उसकी जगह प्रोडक्शन बाई मासेस स्टार्ट करो। मास प्रोडक्शन यानी बल्क में प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन बाई मासेस यानी कि लोग प्रोड्यूस करें, छोटी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, लेकिन बहुत सारे लोग अपने अपने लिए खुद से प्रोड्यूस करें और थोड़ा सा मार्केट के लिए प्रोड्यूस करें। तो प्रोडक्शन बाई मासेस, ये इनकी मेथड थी रिसोर्स कंजर्वेशन की। बहुत अच्छी मेथड है, हम जानते हैं, क्योंकि इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है ना। तो ये उनका तरीका था रिसोर्स कंजर्वेशन का। मतलब ऐसा नहीं है कि रिसोर्स कंजर्वेशन की बात आज की जा रही है पहली बार। रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात हमारे लीडर्स ने भी की थी, जैसे कि महात्मा गांधी ने की, और इसके अलावा और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की। बट व्हाट अबाउट इंटरनेशनल लेवल? इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई क्लब ऑफ रोम से। इन्होंने पहली बार एक सिस्टमैटिक वे में, है ना, एक सिस्टमैटिक वे में रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की 1968 में, है ना। तो फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिक वे में रिसोर्स कंजर्वेशन की बात इंटरनेशनल लेवल पर हुई क्लब ऑफ रोम में 1968 में। इसके बाद रिसोर्स कंजर्वेशन की बात को रिपीट किया E.F. शूमाकर ने, जिन्होंने 1974 में गांधीयन फिलॉसफी को फिर से नए तरीके से बताया, और इनकी जो बुक थी उसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देखो वही गांधीयन फिलॉसफी है, कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें लेकिन बहुत सारे लोग प्रोड्यूस करें, इसीलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए हुई इंटरनेशनल लेवल पर, वो था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। इस रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म का यूज किया गया, और ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आगे चल के एक किताब के रूप में पब्लिश हुई, और उस किताब का नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, ये किताब का नाम था
जो पब्लिश हुई, लेकिन एक्चुअली में वो क्या थी, ये ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म का यूज़ किया गया। ठीक, और फिर सबसे बड़ा इवेंट जो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए हुआ, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 इन ब्राज़ील। ये इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की गई है ना। तो अब रिसोर्सेस क्या होते हैं ये समझ लिया, रिसोर्सेस का कंजर्वेशन कैसे किया जाए ये समझ लिया। अब कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि लैंड रिसोर्स। ठीक है, लैंड रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम जानते हैं कि लैंड एक फाइनाइट रिसोर्स है और इसलिए बहुत सोच समझ के हमें इसका यूज़ करना है। तो ये जो लैंड है ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ तो लैंड पर हो रहा है ना। तो लैंड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब चीज़ों को चूँकि ये सपोर्ट कर रहा है तो हमारे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और लैंड जो है ये बहुत लिमिटेड है, फाइनाइट है। हम जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स पर जितना लैंड है उतना ही है, उससे ज़्यादा अपने पास नहीं है। तो इसको बहुत प्लानिंग करके यूज़ करने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है इसके लिए, है ना। लेकिन इस लैंड को हम डिफरेंट फिजिकल फीचर्स में देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के रूप में ये लैंड हमें अवेलेबल है और उनका यूज़ क्या है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन्स की। 43% एरिया जो है इंडिया का प्लेन्स में है, और ये इंडिया के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पर भी आप प्लेन एरिया की बात करें, प्लेन एरिया हमेशा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। तो इंडिया का कितना परसेंट एरिया प्लेन एरिया है, 43%। इसमें कोस्टल प्लेन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा आते हैं माउंटेन्स। इंडिया के टोटल एरिया का 30% माउंटेन्स है। अब ये माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स के लिए, है ना, टूरिज्म के लिए। ठीक, तो ये जो माउंटेन्स हैं ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, टूरिज्म, पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर, इकोलॉजिकल बैलेंस, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंडिया का बचा हुआ जो 27% एरिया है वो प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, ये सब चीज़ों के लिए प्लेट्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो हमने बोला कि किन फॉर्म्स में ये लैंड हमें मिलता है, लेकिन हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ कैसे करते हैं भाई, इनका डिफरेंट यूजेस हैं हमारे लिए, है ना। बहुत सारे डिफरेंट यूज़ हैं हमारे लिए। सबसे पहला क्या है यूज़ इसका, एज फॉरेस्ट। लैंड का यूज़ हम एज फॉरेस्ट करते हैं। हम जानते हैं इंडिया का जो टोटल लैंड है उसमें से 23% एरिया फॉरेस्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है। सेकंड आ जाता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि हम चाहें तब भी इस ज़मीन पर खेती नहीं कर सकते हैं, ये अवेलेबल नहीं है खेती के लिए, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के बेसिस पर ही पूरा क्लासिफिकेशन है। तो अब इसमें हमने क्या बोल दिया, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें क्या आ जाएगा, बैरन लैंड्स, बंजर ज़मीन, इस पर हम खेती नहीं कर सकते। और वो लैंड जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, रेलवेज के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ कर लिया गया, उस पर हम खेती नहीं कर सकते। तो यही लैंड आ जाता है सेकंड कैटेगरी में, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। थर्ड आता है हमारे लिए अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड है मतलब चाहे तो खेती की जा सकती है लेकिन हम करते नहीं हैं। जैसे कि परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। क्यों करते हैं इस पास्चर और ग्रेजिंग लैंड का यूज़ हम भाई, जानवरों के लिए। अब यदि हम इस पर खेती कर देंगे तो फिर ये जानवर कहाँ जाएंगे। अब यहाँ खेती करोगे, बाद में फिर यही जानवर आपके खेत में घुसकर आपकी फसल बर्बाद कर देंगे, है ना। तो इसीलिए हमने इसको कहा अदर अनकल्टिवेटेड, हम इस पर खेती नहीं करते। नहीं तो सारे जानवर वो फसलें वैसे ही बर्बाद करेंगे, या तो फिर जानवरों को मारोगे तो जानवर मारोगे तो फिर और समस्या है ना। दूसरा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स। मिसलेनियस का मतलब होता है जो कहीं भी इधर उधर हैं, एक जगह कोई सिस्टम नहीं है उनका, है ना। तो जैसे हम देखते हैं ना शहरों में कहीं बीच बीच में कहीं पेड़ लगे होते हैं, तो ये मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स कहलाते हैं ना। कहीं पर हमने देखा आम के कुछ पेड़ लगे हैं, कहीं अमरूद के कुछ पेड़ लगे, कहीं जामुन के कुछ पेड़ लगे हुए हैं, तो ये कहलाते हैं मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स। ठीक है।
और तीसरा आता है इस कैटेगरी में कल्टिवेबल वेस्टलैंड, मतलब ऐसी जमीन जो 5 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ी हुई है ना, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, वो कहलाता है कल्टिवेबल वेस्टलैंड। 5 साल से ज्यादा हो गया, खाली पड़ी हुई है, उस पर भी हमने क्या कहा, कल्टीवेशन नहीं हो रहा, इसलिए अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की कैटेगरी में ये आएगा। ठीक, देन इसके बाद आ जाते हैं हम फैलो लैंड्स पर। फैलो मतलब लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, ठीक है, लेकिन करंट फैलो लैंड का मतलब क्या है, ऐसी जमीन जो 1 साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ी गई है, वो कहलाती है करंट फैलो लैंड। और ऐसी जमीन जो 1 साल से 5 साल तक खाली पड़ी हुई है, वो अदर देन करंट फैलो लैंड। ठीक, तो 3 कैटेगरीज हम देख रहे हैं फैलो लैंड्स में आती हैं, कल्टिवेबल वेस्टलैंड आता है, करंट फैलो लैंड एंड अदर देन करंट फैलो लैंड। लेकिन चूंकि वो जो कल्टिवेबल वेस्टलैंड है वो 5 साल से ज्यादा समय के लिए खाली पड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम फैलो लैंड्स में ना रख के उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की कैटेगरी में। और फैलो लैंड्स में हम सिर्फ करंट फैलो लैंड एंड अदर देन करंट फैलो लैंड बताते हैं। 1 साल या उससे कम समय के लिए करंट फैलो लैंड, 1 साल से 5 साल के बीच में अदर देन करंट फैलो लैंड। ठीक है, अब क्या बचा, वो एरिया जिस पर रेगुलरली खेती हो रही है। पहले देखा फॉरेस्ट, फिर देखा जो खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, फिर देखा जो खेती के लिए अवेलेबल है लेकिन हम करते नहीं हैं, फिर देखा कि जो कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, और अब हमें देखना जिस पर रेगुलरली खेती होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेट सोन एरिया। अभी नेट सोन एरिया क्या है भाई, इसमें मतलब क्या है, जिस पर रेगुलरली खेती हो रही है। कैसे करते हैं इसको, टोटल एरिया विथ क्रॉप्स एंड ऑर्चिड्स, और इस पे आप एक साल में 1 से ज्यादा बार भी कर रहे हो तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं नेट सोन एरिया में। एक बार से ज्यादा बार काउंट किया मतलब कि फिर वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा, फिर वो नेट सोन एरिया नहीं रहेगा। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है, एरिया सोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया, है ना, ये कहलाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं ये 5 कैटेगरीज हैं या 5 तरीके हैं जिनमें हम इस जमीन का यूज करते हैं, और देखा जाए तो उसको हमने फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के बेसिस पर ही देखा, पूरा एग्रीकल्चर के बेसिस पर है कि एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। अब जब हमने ये देख लिया भाई कि ये कैसे यूज करते हैं, अगला पॉइंट क्या आता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि उस जमीन का यूज खेती के लिए करना है कि नहीं करना है, या फिर उस जमीन का यूज हमें फॉरेस्ट के लिए करना है कि नहीं करना है, कि उसको पैस्चर लैंड की तरह छोड़ना है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं, जो ये बताते हैं कि हम उस ज़मीन का यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आ जाते हैं, फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स यानी टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। टोपोग्राफी कैसी है, ऊपर हमें क्या दिख रहा है, ज़मीन प्लेन है कि नदी भी है कि पहाड़ भी हैं, किस तरीके की टोपोग्राफी है, ऊपर से कैसा दिख रहा है, वो कहलाती है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी कैसी है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई उसका यूज़ हमें कैसे करना है। क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म है कि मॉडरेट है कि मॉनसून टाइप है, ये डिसाइड करता है कि ज़मीन का यूज़ हम कैसे करेंगे। एंड सॉइल टाइप, फर्टाइल सॉइल है कि नहीं है, फर्टाइल सॉइल है तो डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे उसको खेती के लिए, है ना। दूसरा आ जाता है हमारा ह्यूमन फैक्टर्स। इसमें क्या आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कहाँ कितने लोग रह रहे हैं एक एरिया में, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि उस एरिया का यूज़ कैसे किया जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए कि रेलवेज़ के लिए कि फॉरेस्ट की तरह। वैसे ही टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम बैरन लैंड को भी कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये डिसाइड करते हैं कि हम लैंड का यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ट्राइबल्स का कल्चर, ट्राइबल्स उसको फॉरेस्ट की तरह यूज़ करेंगे, या ट्राइबल्स में भी हम देखते हैं यदि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज़ करेंगे, या फिर और भी डिफरेंट तरीके होते हैं, हंटिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कल्चर और ट्रेडिशन पर बेस्ड होता है कि हम उस ज़मीन का यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो ये 2 फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम ज़मीन का यूज़, लैंड का यूज़ कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इंडिया में हम इस लैंड का यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। यदि हम इंडिया के टोटल एरिया की बात करें तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स।
लेकिन हमारे पास इस पूरे एरिया का लैंड यूज डेटा अवेलेबल नहीं है। कुछ जगहों का सर्वे नहीं हुआ है और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो पाकिस्तान और चाइना के कंट्रोल में है ना। तो हमारे पास सिर्फ 93% एरिया का लैंड यूज डेटा अवेलेबल है। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिनका सर्वे ठीक से नहीं हो पाया उनका डेटा नहीं है, और कुछ एरिया जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान और चाइना के कंट्रोल में है, इसका हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। 7% को छोड़कर बाकी के 93% का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब जरा अपन ये देखते हैं कि इंडिया में लैंड यूज किस तरीके से हो रहा है, उसका ग्राफ के थ्रू अपन समझेंगे। ये हमें ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर, इसमें हमें दिख रहा है कि 2014-15 का डेटा है, 1960-61 का डेटा है। कंपैरिजन भी हो गया। क्या कंपैरिजन हो गया इसमें भाई? नेट शोन एरिया में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है, बल्कि घट गया है। ये 46% से घटकर 45% हो गया है। लेकिन बाकी सब देखें, फॉरेस्ट जो है वो 18% से बढ़कर 23% हो गया। इसके बाद बैरन लैंड जो 18% हुआ करते थे, ये 18% से घटकर 5% पर आ गए हैं, है ना। देन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज बढ़ गया है, 4.95% से बढ़कर 8.7% हो गया है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नॉन एग्रीकल्चरल यूज बढ़ेगा, है ना। परमानेंट पैस्चर लैंड कुछ रिड्यूस हुए हैं, 4.7% से घटकर 3.3% पर आ गया है। ठीक है, और मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स के अंदर यानी सिटीज वगैरह में जो पेड़ वेड़ लगे रहते हैं वो भी घटा है, 1.5% से घटकर 1% पर आ गया है। ठीक है, वैसे ही कल्ट्रोरल वेस्टलैंड की यदि हम बात करें तो ये भी घटा है, 6.23% से घटकर ये 4% पर आ गया। अदर देन करंट फैलोलैंड 3.5% से थोड़ा सा बढ़ गया है, 3.6%। एंड करंट फैलोलैंड जो कि 3% हुआ करता था, 3.7%, वो 4.9% है। तो कुछ जगहों पर हमें दिख रहा है कि एरिया बड़ा है, कुछ जगहों पर घटा है। अच्छा क्या दिख रहा है कि फॉरेस्ट के अंडर जो एरिया है वो बड़ा है, क्योंकि हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 के हिसाब से, उसके हिसाब से तो एरिया अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए 33%, हालांकि उससे भी अभी हम 10% पीछे हैं। ठीक है, और यदि हम ये देखें कि ये जो करंट फैलोलैंड एंड अदर देन करंट फैलोलैंड है, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, यानी कि इसको हम कन्वर्ट कर लें नेट शोन एरिया में, तो इंडिया का टोटल नेट शोन एरिया 52% के आसपास हो जाएगा, सॉरी 54% के आसपास हो जाएगा, है ना। 54% के आसपास हमारा नेट शोन एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो नेट शोन एरिया बढ़ाना है तो ये जो करंट फैलोलैंड एंड अदर देन करंट फैलोलैंड है, इनको भी हमें रेगुलरली कल्टीवेशन में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो नेट शोन एरिया है ना, ये स्टेट वाइज वेरी करता है। अभी हम जो देख रहे हैं ना, ये ओवरऑल एवरेज है कंट्री का, लेकिन स्टेट वाइज हम देखेंगे तो ये वेरी करता है। कैसे वेरी करता है भाई? कुछ स्टेट्स का देख लेते हैं। जैसे कि पंजाब और हरियाणा की बात करें तो 80% लैंड जो है वो नेट शोन एरिया में आता है। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना, यहाँ पर नेट शोन एरिया 10% से भी कम है। ठीक, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये स्टेट वाइज वेरी कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें अपन को समझ में आ गई कि भैया 33% होना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से, अभी भी हम पीछे चल रहे हैं। लैंड यूज पैटर्न दिख रहा है हमको इंडिया का, क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड इस पर डिपेंडेंट होता है ना। परमानेंट पैस्चर लैंड रिड्यूस हुए हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसा डेटा, और बैरन लैंड्स भी रिड्यूस हुए हैं। ठीक, तो ये कुछ डेटा अपन को बताना पड़ेगा जब हमसे ये पूछा जाए कि लैंड यूज पैटर्न किस तरीके से है इंडिया में। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की, कि ये जो लैंड है हमारी 95% जो ज़रूरतें हैं वो लैंड से फुलफिल होती हैं। किस तरीके की ज़रूरतें हैं भाई? फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, ये सब हमें किससे मिल रहा है? लैंड से मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हुआ है? लैंड डिग्रेडेशन हमेशा से हो रहा था, ऐसा नहीं है कि लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा था, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हुआ है? वो फोर्सेस जो लैंड डिग्रेडेशन कर रहे थे उनका पेस बढ़ गया है। द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस बढ़ गया है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। तो देखो भाई,
लैंड डिग्रेडेशन तो हमेशा से हो रहा था, अब ये बढ़ गया है। कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनके कारण इन नेचुरल फोर्सेस का पेस बढ़ा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनिंग। ठीक है, अब माइनिंग के कारण क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है, लार्ज स्कार्स रह जाते हैं अर्थ के सरफेस पर, है ना। तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ये वो स्टेट्स हैं जहां बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इन स्टेट्स में हम देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। ठीक, तो ये पहली ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। ठीक, दूसरा आता है ओवर ग्रेजिंग। कौन कौन सी स्टेट्स में ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हुआ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर ओवर ग्रेजिंग हुई। ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड को होल्ड करने के लिए जो वेजिटेशन चाहिए था वो खत्म होता चला गया, जिसके कारण यहां पर लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। नेक्स्ट आता है ओवर इरिगेशन। ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। क्यों हुआ है भाई? कहां पर हुआ है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये ऐसी स्टेट्स जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, है ना। इन स्टेट्स में ओवर इरिगेशन हुआ। ओवर इरिगेशन के कारण क्या होता है? सॉइल में जो पोर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, यानी कि वाटर लॉगिंग हो जाती है, और इस वाटर लॉगिंग के कारण उस सॉइल में सैलिनिटी और एल्किनिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो लैंड डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो 3 एक्टिविटीज हो गई, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर इरिगेशन। अभी 2 एक्टिविटीज और हैं भाई। एक एक्टिविटी क्या है? जब हम मिनरल्स की ग्राइंडिंग करते हैं ना, तो मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ग्राइंडिंग ऑफ मिनरल्स, है ना। जैसे कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहाँ यूज होता है? सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। अब इसमें क्या हुआ, जब आप सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल पर ऊपर जाकर जमा हो जाते हैं और उसमें जो पोर्स हैं उसको लॉक कर देते हैं, जिसके कारण वाटर का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, वो लैंड डिग्रेड हो जाता है। ऐसे ही कैल्साइट एंड सोपस्टोन की ग्राइंडिंग की जाती है सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए। वहां पर भी सेम होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जाकर पोर्स को क्लोज कर देंगे, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा और इसके कारण लैंड डिग्रेड हो जाएगा। और लास्ट आता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। हम जानते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं जो बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के नदियों में या ज़मीन पर डाल दिए जाते हैं। इससे सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि आपने ज़मीन पर डाल दिया इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बिना किसी उस प्रॉपर मेथड यूज़ किए, बिना किसी प्रॉपर प्रोसेस के। तो क्या होगा, जब उसका प्रॉपर प्रोसेस नहीं हुआ है, उसको आपने ट्रीट नहीं किया है, बिना ट्रीटमेंट के आपने ऐसे डाल दिया है, तो ज़मीन खराब करेगा और जब बारिश होगी तो बारिश के पानी के साथ ग्राउंड वाटर को और सरफेस वाटर को पोल्यूट करेगा। तो ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बहुत ही खतरनाक चीज़ हैं, ये लैंड को भी डिग्रेड कर रहे हैं और वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये 5 ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि नेचुरल फोर्सेस का पेस बढ़ गया है। ठीक, तो अब कंजर्व कैसे करें? कंजर्व करने का तरीका क्या है भाई? एफॉरेस्टेशन, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग या प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, है ना। शेल्टर बेल्ट्स लगाना। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ट्री, लाइन से ट्रीज लगा देना, बड़े बड़े पेड़ लाइन से लगा देना, जैसे हम रोड के दोनों साइड देखते हैं ना, शेल्टर बेल्ट्स कहलाते हैं, है ना। तो शेल्टर बेल्ट्स लगाना, ओवर ग्रेजिंग पर कंट्रोल करना, इससे क्या सैंड ड्यून्स भी स्टेबलाइज होते हैं, इनको स्टेबलाइज करना सैंड ड्यून्स को, ये लैंड कंजर्वेशन की मेथड है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। ठीक है, जो वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, क्योंकि हम जानते हैं इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खासतौर से जो सब अर्बन एरियाज एंड अर्बन एरियाज हैं, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही नहीं, अर्बन एरियाज से जो रिवर्स निकल रही हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वेस्ट का ट्रीटमेंट करके उसके बाद उसको डिस्चार्ज करना ये बहुत ज़रूरी है, लैंड कंजर्वेशन के लिए भी और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी, इन इंडस्ट्रियल एरियाज एंड सब अर्बन एरियाज। इन तरीकों से हम लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है सॉइल। सॉइल एज अ रिसोर्स।
अब भाई सॉइल देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, है कि नहीं है? क्योंकि बिना सॉइल के तो कोई भी प्लांट्स उग ही नहीं सकते, कोई फसल नहीं उग सकती है ना। तो सॉइल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। अब ये जो सॉइल है ना, इसकी इंपॉर्टेंस हम सभी जानते हैं, लेकिन इसको कहते हैं एक लिविंग सिस्टम। क्या कहते हैं इसको अपन? एक लिविंग सिस्टम। क्यों कहते हैं लिविंग सिस्टम इसको अपन? क्योंकि ये मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है, एक चीज, और दूसरी चीज क्या? सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम जानते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस सॉइल में, जैसे कि बैक्टीरिया, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? एक लिविंग सिस्टम। और ये जो सॉइल है इसका फॉर्मेशन बहुत धीरे धीरे होता है, मतलब सॉइल की एक कुछ सेंटीमीटर्स की लेयर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कई सालों में, कई लाख सालों में सॉइल की एक लेयर बन पाती है कुछ सेंटीमीटर्स की। तो सॉइल बहुत ही धीरे धीरे बनती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। फैक्टर्स में क्या आ जाता है? रिलीफ, माउंटेन है कि प्लेन है ना, माने जहाँ माउंटेन होगा या वैली होगी वहाँ सॉइल फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। पेरेंट रॉक या बेड रॉक किस तरीके का है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन यानी कि पेड़ किस तरीके के लगे हुए हैं, और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, है ना। जैसे हम जानते हैं ना, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये सब भी सॉइल में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इस सब में क्या चाहिए? टाइम। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं: रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, ठीक है। लेकिन इन सब पर फोर्सेस क्या काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल पेरेंट रॉक से ही तो बनेगा सॉइल, तो कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे इस पर? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है, जैसे कभी ज़्यादा ठंडी है कभी ज़्यादा गर्मी है, तो उससे रॉक पर असर होता है और उसके कारण क्या होगा? क्लाइमेट, उसके कारण सॉइल का फॉर्मेशन होगा। ये बेड रॉक जो है ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, पानी बह रहा है, हवा चल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इनके कारण क्या होगा कि जो पेरेंट रॉक है वो सॉइल में कन्वर्ट होगा, या जो ये बहते हुए इधर उधर से सॉइल लेकर आएंगे और किसी दूसरी जगह जमा करेंगे। एंड एक्शंस ऑफ डीकम्पोजर्स, जैसे कि मैंने बताया अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हम देखते हैं कि डेड बॉडीज होती हैं, प्लांट हो या एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, उनकी बॉडीज डीकम्पोज कब होंगी? जब उसमें बैक्टीरिया होगा। सॉइल कैसे फॉर्म होगी? उनके डीकम्पोज्ड बॉडी पार्ट से ही ये सॉइल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये फोर्सेस हैं जिनके कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब सॉइल जो है ना कई टाइप की होती है। किन चीज़ों के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉइल का कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स के कारण उस सॉइल का फॉर्मेशन हो गया है? कलर कैसा है, थिकनेस कैसी है, टेक्सचर, एज एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, इन चीज़ों के बेसिस पर सॉइल अलग अलग होती है और हम सॉइल को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरीज में क्लासीफाई करा? सबसे पहला हम देखते हैं अलूवियल सॉइल। अब इसमें हमें एरिया याद रखना है कि ये कौन से एरिया में मिलती है। तो हमें ये दिख रहा है अलूवियल सॉइल वाला, ये पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, ठीक है। इसके अलावा ये वाला हिस्सा दिख रहा है जहाँ पर अलूवियल सॉइल दिख रही है हमको, है ना। तो मतलब कि हम कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर दिल्ली भी आ जाएगा बीच में, फिर ये उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। इसके अलावा एक नैरो चैनल के थ्रू हम देख रहे हैं राजस्थान, गुजरात, कोस्टल प्लेन्स ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो हमको यही लिखना है सारे, ये मैप आपको पूछा जा सकता है ना। तो सबसे पहले हमको बताना है कि भाई पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है जो कि 3 रिवर्स के इंटरप्ले के कारण फॉर्म हुआ है। कौन सी 3 रिवर्स? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन रिवर्स ने और इनकी ट्रिब्यूटरीज ने जो वहाँ पर डिपॉजिट्स जमा किए, उनके कारण ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है ये सॉइल? राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और पहले ही बोल दिया अपन ने पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में अपन ने सारी स्टेट्स के नाम बता दिए, है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन्स राजस्थान में कहाँ? राजस्थान और गुजरात में एक नैरो चैनल के थ्रू, फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी के जो डेल्टाज हैं यहाँ पर अपन को ये सॉइल मिलती है। ठीक, ये हो गया सबसे पहले एरिया कि कौन से एरिया में ये सॉइल मिलती है। फिर हम देखते हैं टेक्सचर। ये सॉइल जो है ये सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों टेक्सचर में मिलती है। सैंड सबसे बड़ा टेक्सचर होता है, सिल्ट उससे छोटा टेक्सचर होता है और क्ले सबसे बारीक टेक्सचर होता है ना। तो तीनों टेक्सचर में ये हमें सॉइल मिलती है। इसका टेक्सचर बदलता है कैसे, जैसे जैसे हम रिवर वैलीज में अंदर की तरफ जाएंगे, इनलैंड पार्ट्स में जाएंगे, वैसे वैसे ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं बड़े होते चले जाएंगे, बिगर होते चले जाएंगे साइज में। और जहाँ पर माउंटेन्स का स्लोप खत्म होता है, प्लेन एरिया स्टार्ट होता है, जिसे हम ब्रेक ऑफ द स्लोप कहते हैं, वहाँ पर ये जो सॉइल होती है ये कोरस होती है। कोरस यानी कि बहुत मोटी, अलूवियल के फॉर्म में मिलेगी हमको, पेबल्स के फॉर्म में मिलेगी यहाँ पर अपन को, है ना। तो ऐसे कुछ प्लेन एरियाज जहाँ पर हमें ये सॉइल कोरस सॉइल मिलती है, उनको अलग से नाम दे दिया गया है, जैसे कि द्वार्स, चोस एंड तेरई। ठीक है, ये डिफरेंट रीजन्स हैं जहाँ पर हमें अलूवियल सॉइल मिलती है। लेकिन कौन सा रीजन है ये, ब्रेक ऑफ द स्लोप, जहाँ पर माउंटेन्स खत्म हो रहे हैं और प्लेन एरिया स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर अपन ये देखते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने एरिया देख लिया, दूसरा हमने क्या देख लिया, टेक्सचर। अब हम एज के बेसिस पर भी इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, खादर एंड भांगर। जो ओल्ड अलूवियल सॉइल है उसको कहते हैं भांगर और जो न्यू अलूवियल सॉइल है उसको कहते हैं खादर। ओल्ड अलूवियल सॉइल में कंकर ज़्यादा मिलते हैं, न्यू अलूवियल सॉइल में कम मिलते हैं, और न्यू अलूवियल सॉइल यानी खादर सॉइल भांगर के कंपैरिजन में ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। खादर सॉइल हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन द भांगर सॉइल। ठीक है, अब तीन चीज़ें देख ली हमने, इसका एरिया देख लिया, साइज देख लिया और टेक्सचर और एज देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल्स की। तो इस सॉइल में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम ये मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये मिनरल्स मिलने के कारण ये सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अपन को अलूवियल सॉइल मिल रही है और इसकी फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसमें लगभग सभी तरीके की क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं, लेकिन कुछ खास जैसे कि शुगर केन, पैडी यानी कि राइस, वीट, अदर सीरियल क्रॉप्स एंड पल्सेस यानी कि दालें, हर तरीके की दाल यहाँ पर प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है, इसीलिए ये सारी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जा सकती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है, सारी क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं, तो इसके कारण क्या है, यहाँ पर ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स वाला, अभी हमने देखा ना एरिया, ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स वाला, ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। हम जानते हैं इन सारे रीजन्स में बहुत सारे लोग रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये फर्टाइल है। ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ये सॉइल अल्कलाइन होती है। ऐसे एरियाज में यदि हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ करें तो इस सॉइल को हम अच्छे से कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलूवियल सॉइल में हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ ली। हमने इसका एरिया पढ़ लिया, हमने इसकी टेक्सचर पढ़ ली, एज पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से मिनरल्स इसमें मिलते हैं, ठीक है, ये पढ़ लिया, और कौन सी क्रॉप्स इसमें प्रोड्यूस की जा सकती हैं ये पढ़ लिया। लगभग सारी की सारी जो सॉइल्स हैं उसमें हमें यही पॉइंट्स कवर करने हैं। ऐसे ही हम देखेंगे ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल का ये जो एरिया है इसको हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ये पूरा एरिया जो दिख रहा है अपन को, ये पूरा ब्लैक सॉइल वाला एरिया है ये, और ये वाला भी है ना, ये सौराष्ट्र रीजन कहलाता है गुजरात का। ये जो रीजन दिख रहा है हमको ये कहलाता है सौराष्ट्र, है ना। तो ये सौराष्ट्र रीजन में भी हमें दिख रही। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई कि ये जो ब्लैक सॉइल है, इस ब्लैक सॉइल को हम रिगर सॉइल या कॉटन ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि भाई कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके और भी कई सारे क्वालिटीज़ हैं, है ना। तो पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो बेसाल्ट रीजन या डेक्कन ट्रैप है, कौन कौन सा एरिया है जो इसमें आता है। ठीक है, अच्छा ओरिजिन भी देखना है इसका। जैसे कि हमने अलूवियल सॉइल का ओरिजिन देखा कि रिवर डिपॉजिट्स के कारण अलूवियल सॉइल बनी है, वैसे ही ये जो ब्लैक सॉइल है ये लावा जो था, वो जब लावा ठंडा हुआ उससे रॉक बने, वो डीकम्पोज हुए, तो उससे ये सॉइल बनी है, मतलब इसका लावा ओरिजिन है, इसीलिए हम इसको बेसाल्ट रीजन भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है ये वाला यहाँ पर, और ये सौराष्ट्र वाला रीजन है यहाँ पर। ठीक है ना,
तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, इसके अलावा मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वाला जो पूरा रीजन है, और इसके अलावा वैलीज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, ठीक है। एंड इसके अलावा अपन को ये दिख रही है कुछ छोटे छोटे से एरियाज में, हमें कुछ अलग अलग एरियाज में दिख जाएगी, उसको अपन पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे, बट ये क्लियर रीजन दिख रहे हैं अपन को कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका भी कुछ पार्ट अपन को टच करेगा यहाँ पर, है ना, बट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वैलीज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, सौराष्ट्र रीजन, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर ये रिवर, सॉरी, ये सॉइल अपन को मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसका कलर कैसा है, ब्लैक, ठीक है, और क्लेई टेक्सचर है इसका, ठीक है। क्लेई टेक्सचर मतलब सबसे फाइन पार्टिकल। अब क्लेई टेक्सचर होने के कारण क्या होता है, सॉइल जब क्लेई टेक्सचर की होती है ना तो वो चिपकती है। मतलब कि यदि हम ब्लैक सॉइल में खेती करना चाहते हैं तो जैसे ही पहली शावर्स पड़ती हैं उसके तुरंत बाद टिलिंग करनी होती है। यदि ज़्यादा बारिश होगी तो वो सॉइल चिपक जाएगी और फिर टिलिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। ये क्लेई टेक्सचर के कारण ही हम देखते हैं कि ये जो सॉइल है इससे हम खिलौने भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे खिलौने बनते हैं इससे, क्योंकि आसानी से चिपक जाती है, ठीक। और इसकी मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, लंबे समय तक मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है। लेकिन जब गर्मी पड़ती है ना तो इसमें ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्रैक्स पड़ जाने के कारण क्या होता है, प्रॉपर एयरेशन, हवा आसानी से इसमें पास हो सकती है और उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हो जाता है और इसकी फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है ना। तो ये जो है ना, इसका टेक्सचर कैसा है, क्लेई टेक्सचर है, मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी अच्छी है। मिनरल्स कौन से मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। ये भी बहुत फर्टाइल होती है इन मिनरल्स के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, इनके कारण ये सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, डीप क्रैक्स डेवलप कर लेती है, जिसके कारण इसमें प्रॉपर एयरेशन हो जाता है, स्टिकी होती है, इसीलिए तुरंत पहली शावर्स के बाद ही टिलिंग करनी होती है, ठीक है। ये सॉइल की क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेड एंड येलो सॉइल। ये कहाँ पर मिल रही है अपन को, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स, उड़ीसा में एंड पेडीमाउंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, है ना। अब ये देखो वेस्टर्न घाट है, ये इसका पेडीमाउंट जोन है, तो ये हमें रेड, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि रेड एंड येलो सॉइल ये पूरा पेडीमाउंट जोन में अपन को क्लियरली नज़र आ रही है ना। ये वाला पूरा पेडीमाउंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये मिडिल गैंगेटिक प्लेन है, इन मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स के साउथ में ये दिख रही है अपन को, ठीक। फिर उड़ीसा में दिख रही है अपन को। तो ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर हमको रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, ठीक है। कौन कौन से रीजन्स हो गए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स एंड पेडीमाउंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब इस पूरे रीजन में हम जानते हैं कि राइस बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है, और मैप में हमें एक और रीजन दिख रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। ये रीजन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है इसलिए अपन इसको बताते नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि रेड सॉइल मिलती है, रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, ठीक है। तो इसमें हमने एरिया बता दिया, किस तरीके के रॉक्स से ये बनती है, क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस रॉक्स से ये बनती है। कहाँ पर, जहाँ पर लो रेनफॉल हो, ठीक है। लो रेनफॉल वाला एरिया जहाँ क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं, वहाँ पर ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट में एंड सदर्न पार्ट्स में। कहाँ पर, डेक्कन प्लेट्यू का, ये हम जानते हैं ये डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, इस डेक्कन प्लेट्यू का ये ईस्टर्न पार्ट है और ये सदर्न पार्ट है। यहाँ पर हमें जहाँ लो, ये रेन शेडो एरिया कहलाता है, यहाँ पर रेन ज़्यादा नहीं होती है ना, तो लो रेनफॉल वाले एरियाज़ जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर ये सॉइल मिलती है। अब रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन डिफ्यूज होता है, और जब ये आयरन हाइड्रेट के फॉर्म में मिलता है तो इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल में हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, रेड एंड येलो सॉइल में हमने सिर्फ 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं, एरिया बता दिया, फॉर्मेशन कैसे होता है वो बता दिया, इसका कलर रेड कब होता है और येलो कब होता है वो बता दिया, इतने में अपना ये काम हो जाएगा। फिर आते हैं लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो है ये, इसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है ना, लेस फर्टाइल होती है, और जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, यानी कि ऐसे एरियाज जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये इक्वेटर के पास हैं तो गर्मी भी बहुत पड़ती है और बारिश भी बहुत होती है ना।
तो जनरली जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जहाँ पर मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है, यानी कि अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं, यहाँ पर हमें ये सॉइल मिलती है। और कैसे फॉर्मेशन होता है? लीचिंग की प्रोसेस के थ्रू। लीचिंग क्या होती है? जब पानी बहता है और अपने साथ सॉइल के फाइन पार्टिकल्स को बहाकर ले जाता है, ये प्रोसेस लीचिंग कहलाती है। उसने एक जगह से बहाकर ले गया और दूसरी जगह जमा कर दिया, तो वो जो फाइन पार्टिकल्स, मतलब टेक्सचर पता चल गया कि टेक्सचर कैसा है, क्लेई टेक्सचर होता है इसका, ठीक है। तो ये जो सॉइल होती है लीचिंग की प्रोसेस के थ्रू मिलती है और डीप होती है, एसिडिक होती है। इसमें फर्टिलिटी कम होगी क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसमें कम होते हैं, ठीक। अब मिलती कहाँ पर है भाई? देखो छोटे छोटे से हिस्से दिखेंगे अपन को इसके। वेस्टर्न घाट मैंने अभी बताया था आपको, ये वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो सदर्न स्टेट्स में कुछ जगहों पर हमें ये दिख रहा है छोटे छोटे हिस्से जहाँ पर हमें लेटराइट सॉइल दिख रही है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा अपन को दिख रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक। फिर महाराष्ट्र में भी कुछ रीजन्स में और उड़ीसा में भी कुछ रीजन्स में अपन को दिख रहा है कि ये जो सॉइल है अपन को मिलती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का भी कुछ हिस्सा दिख रहा है अपन को जहाँ ये लेटराइट सॉइल अपन को नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हमें लेटराइट सॉइल मिलती है, ठीक। देन लेटराइट सॉइल कौन कौन सी क्रॉप इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो यदि हम बात करें कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु की, इन स्टेट्स में टी एंड कॉफ़ी प्रोड्यूस करने के लिए सॉइल का यूज़ किया जाता है। और यदि हम बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला की, है ना, देखो भाई एक ही स्टेट का अंतर है, यहाँ कर्नाटका और यहाँ आंध्र प्रदेश, ठीक है। बाकी केरला एंड तमिलनाडु दोनों में कॉमन है। तो कर्नाटका की बात करें तो टी एंड कॉफ़ी, एंड आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैश्यू नट। ये अपन को यहाँ पर याद रखना है, ठीक। तो कौन कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन एरिड सॉइल पर। एरिड सॉइल हमें कहाँ मिलती है? राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। अब इसका कलर जो है ना ये चेंज होता है, रेड टू ब्राउन कलर होता है, लेकिन टेक्सचर इसका फिक्स है, सैंडी टेक्सचर होता है। हम जानते हैं सैंड मिलती है राजस्थान में, तो सैंडी टेक्सचर होता है और सलाइन नेचर होता है, मतलब सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट, तो हम यहाँ से कॉमन सॉल्ट भी ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि सांबर लेक का आपने नाम सुना होगा जहाँ से हम कॉमन सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई है और इसीलिए यहाँ पर मॉइस्चर बहुत कम होता है, लैक ऑफ ह्यूमस होता है, यानी सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होती है, ठीक। और इस सॉइल में जो लोअर हॉराइजन्स होते हैं, लोअर हॉराइजन्स मतलब लोअर लेयर्स, इन लोअर लेयर्स में कंकर डिपॉजिट्स होते हैं। अब ये कंकर डिपॉजिट्स क्या करते हैं? वाटर का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देते, जिसके कारण ये सॉइल जो है ये फर्टाइल नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान, जहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज करके कल्टीवेशन किया जा सकता है, ठीक। तो एरिड सॉइल में ऐसा नहीं कि कल्टीवेशन नहीं कर सकते, यदि हम प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स का यूज़ करें तो डेजर्ट एरिया में भी सॉइल को फर्टाइल बनाकर वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फॉरेस्ट सॉइल पर, ये लास्ट है अपना, है ना, लास्ट सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल, जो हमें कहाँ मिलती है? हिली एरियाज़ में या माउंटेन एरियाज़ में। लेकिन इसका टेक्सचर वेरी करता है, टेक्सचर सेम नहीं होता, टेक्सचर वेरी करता है। वैली साइड्स यानी कि नदी के किनारे वाले जो एरियाज़ होते हैं, वैली साइड्स जिनको हम कहते हैं, वहाँ पर ये लूमी यानी कि फर्टाइल होती है और सिल्टी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपर कोर्सेज में जाते हैं, कोरस होती चली जाती है अपर कोर्सेज में। कोरस यानी कि उसके साइज टेक्सचर जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। और जो हिमालयाज़ वाला रीजन है, स्नो कवर्ड एरिया, वहाँ पर क्या होता है? डेनिडेशन होता है और ये सॉइल जो होती है एसिडिक होती है। डेनिडेशन का मतलब टॉप लेयर का हटना, है ना, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलेगी तो ऊपर की लेयर हटेगी और पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण एसिडिक नेचर वहाँ पर हो जाता है और ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है। लो ह्यूमस क्यों होगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है और बहुत कम टेम्परेचर में बैक्टीरियाज वगैरह नहीं होंगे जो डीकम्पोजिशन का काम कर सकें, और इसीलिए ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होगा। ह्यूमस कंटेंट कम है तो उन एरियाज़ में ये फर्टाइल नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सब जगह ये फर्टाइल नहीं है, जैसे कि वैली जो है, रिवर वैलीज़ हैं, अलुवियल फैंस हैं, है ना। रिवर वैलीज़ में हम टेरेस कहते हैं, रिवर टेरेस, है ना।
जो रिवर्स होती हैं उसके पास वाला एरिया जहाँ फ्लड्स आती हैं वो फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं, उसके बाद वाला एरिया रिवर टेरेस कहलाता है। तो जो रिवर टेरेस वाला एरिया है वहाँ पर ये फर्टाइल होती है, अलूवियल फेंस में ये फर्टाइल होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सॉइल जो है ना ये इरोड हो रही है और इससे हमें बहुत नुकसान होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? टॉप लेयर का हटना, बह जाना, है ना। तो डिनिडेशन ऑफ सॉइल यानी टॉप लेयर का हटना एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन हमेशा साथ साथ चलता है, लेकिन इसमें बैलेंस होता है। अब क्या हुआ, फिर से ह्यूमन एक्टिविटीज़, और उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या हुआ, ये जो बैलेंस था ये गड़बड़ा गया। कैसी ह्यूमन एक्टिविटीज़? जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण ये बैलेंस गड़बड़ा गया है और इसके कारण सॉइल इरोजन हो रहा है। कुछ नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि हमने लैंड डिग्रेडेशन में देखे थे नेचुरल फोर्सेस, वैसे ही यहाँ पर भी हम देखते हैं कि विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सब जो है ये सॉइल इरोजन करते हैं। अब सॉइल इरोजन कई टाइप से होता है। कौन कौन से टाइप से होता है सॉइल इरोजन? सबसे पहले हम देखते हैं गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है? व्हेन वाटर कट्स थ्रू द सॉइल, तेज पानी बह रहा है और सॉइल को काटते हुए जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गली इरोजन कहते हैं। ठीक है, अब इस गली इरोजन के कारण क्या होता है, वो ज़मीन किसी काम की नहीं रह जाती है ना, वो जो लैंड है वो नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, है ना, अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए। तो ये लैंड क्या कहलाता है? बैड लैंड। इस तरीके का लैंड हमें मिलता है कहाँ पर? चंबल में। चंबल के जो रेवंस हैं, है ना, बीहड़ कहते हैं जिसको अपन, ये वो एरिया है जहाँ पर गली इरोजन हुआ है। वाटर कट्स थ्रू द सॉइल and form deep channels. These channels are known as gullies and this type of erosion is known as gully erosion. ठीक है, फिर आता है शीट इरोजन। जब पानी एक शीट के फॉर्म में बहता है और अपने साथ ऊपर की लेयर को बहा कर ले जाता है जो लार्ज एरियाज में, है ना, वो क्या कहलाता है? शीट इरोजन। ठीक, तो गली इरोजन हो गया, शीट इरोजन। अब विंड इरोजन की बात करते हैं। जब हवा बह रही है ना, विंड ब्लो हो रही है और जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, लूज है, उसको उड़ा कर ले जाती है ना, लूज सॉइल को उड़ा कर ले जाती है, या फिर स्लोप जहाँ पर है वहाँ पर नीचे बहा कर ले जाती है, तो वहाँ क्या कहलाता है? विंड इरोजन। क्योंकि हवा के कारण, मान लीजिए स्लोप डाउन है, तो हवा के कारण वो नीचे ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? विंड इरोजन। ठीक, फिर आती है डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, है ना, कि प्लॉइंग का गलत तरीका। कैसे करते हैं? हमें प्लॉइंग करनी चाहिए अक्रॉस द स्लोप, लेकिन हम करते हैं डाउन द स्लोप, है ना। ऐसा स्लोप है और इसी तरीके से हम प्लॉइंग कर देंगे तो ये चैनल्स बन जाएंगे और उसके कारण सॉइल इरोजन होने लगेगा। हमें करना क्या है? जैसा स्लोप है उसके अक्रॉस, है ना, प्लॉइंग करनी होती है। ये हो जाती है सॉइल कंजर्वेशन की मेथड। अक्रॉस द स्लोप जो होती है उसको हम कहते हैं कंटूर प्लॉइंग, है ना। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, कैसे होता है? उसका एक मेथड क्या है? प्लॉइंग अलोंग द कंटूर लाइंस। कंटूर लाइंस क्या होती है? सेम हाइट के पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कंटूर लाइन होती है। फॉर एग्जांपल ये स्लोप है, यहाँ हर एक की हाइट अलग अलग है, लेकिन जब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ सेम हाइट के पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने वाली लाइन जो होगी कंटूर लाइन होगी, और इसके अलोंग जब हम प्लॉइंग करते हैं वो क्या कहलाती है? कंटूर प्लॉइंग। तो कंटूर प्लॉइंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, अब माउंटेन एरियाज में क्या करते हैं? टेरेस कल्टीवेशन। वहाँ पर क्या किया हमने? स्टेप्स बना लिए, स्टेप्स कट कर लिए। इससे क्या होता है? जब बारिश होती है, पानी बह के जाता है, तो उन स्टेप्स के कारण वो फ्लो को जो है ना एक ब्रेक मिल जाता है और उसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता। तो हिमालयाज में इस तरीके का सिस्टम फॉलो होता है, टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद आता है स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग में क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल फील्ड्स के बीच में स्ट्रिप्स हम छोड़ते हैं और इन स्ट्रिप्स में हम क्या करते हैं? या तो ग्रासेस ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, या कई बार ट्रीज लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? विंड का फोर्स ब्रेक हो जाता है और वो विंड का फोर्स ब्रेक होने से सॉइल इरोजन नहीं होता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिप फार्मिंग। तो ये भी सॉइल कंजर्वेशन की एक मेथड है। और लास्ट आते हैं हम शेल्टर बेल्ट्स लगाना। शेल्टर बेल्ट्स मतलब लाइन से बहुत सारे पेड़ लगा देना, ये शेल्टर बेल्ट्स कहलाते हैं।
इनका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए, यानी कि डेजर्ट को रोकने के लिए इन शेल्टर बेल्ट्स का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये हमारी सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स हो गई। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इन सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।